इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी संविधान के 22 ही भागों के बारे में कि कौन से भाग में क्या है, कौन से भाग में क्या है। ठीक है। अब इस सेशन में हम बात करेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में, 1 से लेके 395 तक जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल्स की हेडिंग्स क्या है, यानी कि उन आर्टिकल की समरी कह सकते हैं उसको, कि उनकी समरी में क्या है। इसके बाद जो अगला सेशन आएगा उस सेशन में हम बात करेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में डीप में, कैसे क्या पूरा इन डीप। अभी शुरू करते हैं इस सेशन को। भाग 1, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इस भाग के अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 1 से लेके 4 तक। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल जो सेकंड है उसमें बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा या फिर उसकी स्थापना कैसे की जाएगी। नए राज्यों का प्रवेश या फिर इसकी स्थापना। और इसके बाद आर्टिकल 2A है, यानी अनुच्छेद 2 क। इस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि जो सिक्किम है, सिक्किम का संघ के साथ, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। पहले जब सिक्किम राज्य नहीं हुआ करता था भारत का, तब उसको एक संयुक्त किया गया था भारत के साथ में। और फिर क्या है कि जो 36वां संविधान संशोधन आया था, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, उसके द्वारा इस आर्टिकल को निरसित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद सिक्किम भारत का एक राज्य बन चुका था। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। इसके अंदर बताया गया है कि जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश कैसे होगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद अब 4 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 4 के अंदर क्या है कि जो पहली अनुसूची है और एक चौथी जो अनुसूची है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची है, उनके जो संशोधन करेंगे, उनमें कोई भी संशोधन करेंगे, पहली और चौथी अनुसूची के जो संशोधन होंगे वो, और उसके बाद जो अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक जो विषय हैं उनका जो उपबंध करने के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियां बनाई गई है, अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रामाणिक विषयों के अधीन विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, जिन्हें क्या एक संसद अगर उचित समझती है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो इसके अंदर आएगी। जैसे किसी राज्य का निर्माण है, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में बदलाव करना है, नामों में परिवर्तन करना है, तो वो उसका पावर संसद के पास होगा और वो अपने विवेक से उसमें बदलाव करेगी। संविधान का जो भाग सेकंड है वो बताता है नागरिकता के बारे में। और इस भाग 2 नागरिकता के अंदर कौन कौन से आर्टिकल शामिल है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसके अंदर शामिल है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, वो क्या बताता है, वो बताता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और जो अनुच्छेद 6 है वो क्या बताता है, वो बताता है जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के जो नागरिकता के अधिकार है उनके बारे में बताता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन या फिर माइग्रेट करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अब आर्टिकल 7 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी जो भारत से पाकिस्तान को चले गए थे उन व्यक्तियों के बारे में बताता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, सभी के लिए नहीं है, कुछ एक व्यक्तियों के लिए ही है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 8 देख लेते हैं। आर्टिकल 8 क्या बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर किसी देश में रह रहा है तो उसके नागरिकता के क्या अधिकार रहेंगे उनके बारे में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जिन्हें हम प्रवासी भारतीय भी कह सकते हैं। अब अनुच्छेद 9 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि जो कोई भी नागरिक विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर लेता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेगा तो उसकी ऑटोमेटिक ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत से। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अब आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 बताता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक के अंदर अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया गया है तो संसद विधि द्वारा उसको मतलब नागरिक होने से मना नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी। कैसे करेगी? कोई भी कानून बना के, और कानून बनाएगी तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत को आने प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति नागरिक होंगे, तो उनके बारे में डिटेल में बताएगी। वो विधि द्वारा नियम कानून बना के बताएगी कि ऐसे 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 ये प्रावधान होने चाहिए, ऐसा अगर कोई फुलफिल करता है तो ही वो भारत का नागरिक होगा, ऐसा। अगला भाग है भाग 3 मूल अधिकार। इसके अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और मूल अधिकार वर्तमान में कितने? 6 हैं। पूर्व में कितने थे? तो 7 थे। जब संविधान लागू हुआ तब 7 थे और वर्तमान में 6 है। अब अनुच्छेद की अगर बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 12 के अंदर परिभाषा दी हुई है। किसकी दी हुई है? तो राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य क्या होगा, राज्य की परिभाषा दी हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 13 के अंदर मूल अधिकारों के अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है कि मूल अधिकार जो है उनसे कोई असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी अगर विधि है, कोई कानून है, तो उसका शून्य हो जाएगा। वो जहाँ से मतलब वो मूल अधिकारों को कम करता है या फिर उनका अवोलेशन करता है तो वो कम हो जाएगा, वहाँ से वो मतलब डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भाग 3 मूल अधिकारों का वर्णन करता है। मूल अधिकारों की बात करें तो जो मूल संविधान था उस मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें अभी 6 मूल अधिकार हैं। अब 7वां मूल अधिकार था आर्टिकल 31 के अंदर, आर्टिकल 31 के अंदर था। इसके अंदर था संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा निरसित कर दिया गया या फिर हटा दिया गया, विलोप कर दिया गया इसका। अब मूल संविधान में जो 6 मूल अधिकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन है। इसके बाद जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर है। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक इसका वर्णन है। पांचवा जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका जो वर्णन किया गया है वो है अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर। छठा जो मूल अधिकार है वो है सांविधिक उपचारों का अधिकार। छठा मूल अधिकार है सांविधिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक इसका वर्णन है। सबसे पहला जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो है समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बताया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद 14 जो कहता है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन उपाधियों का अंत। अगला मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर 19 से लेके 22 तक आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है वाक और स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंदर आता है। सबसे पहला तो आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है इसके अंदर शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की परमिशन होती है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। अगला इसके अंदर आता है संघ बनाने की या फिर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी स्वतंत्र विचरण। भारत में स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता। और अगला आता है कोई भी वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इन सभी के ऊपर कुछ नीतियुक्त निर्बंधन भी लगाए हुए हैं, जैसे कि पुलिस संघ नहीं बना सकती है, कोई भी इलीगल काम नहीं किया जा सकता है, जैसे हथियारों की तस्करी हो गई, वेश्यावृत्ति हो गई, ऐसे। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क यानी अनुच्छेद 21A क्या कहता है? ये कहता है शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वो भी एक मूल अधिकार है।
अनुच्छेद 22 ये क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भाग 3 के अंदर जो अगला मूल अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर आते हैं अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के अंदर आता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 इसके अंदर आता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंदर आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अंदर आता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 बताता है कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है आर्टिकल 30। वो क्या कहता है, आर्टिकल 30 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मूल अधिकार में एक छोटा सा नोट डालेंगे और नोट डाल के देखेंगे कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत क्या किया गया था, अनुच्छेद 31 है। अनुच्छेद 31 जो है उसमें था पहले संपत्ति का अधिकार या संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। इसको क्या है, रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। और इसको निरसित कर दिया गया तो फिर क्या किया गया कि जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार बना दिया तो कैसे बनाया, संविधान के अंदर भाग 12 है। संविधान के अंदर भाग 12 है, उसके अंदर एक नया अध्याय जोड़ा गया, अध्याय 4 जोड़ा। तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर एक आर्टिकल भी जोड़ना पड़ेगा तभी अध्याय के अंदर कुछ लिखेंगे। और इस अध्याय को जोड़ा और इसमें बताया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। और जो अनुच्छेद जोड़ा वो है 300 का, यानी 300A। ये अनुच्छेद जोड़ा। इस अनुच्छेद में क्या था कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद 31 क क्या कहता है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यापवर्ती। और 31 ख कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 ग कहता है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यापवर्ती। और 31 ग है उसे रिपील कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा। अगला मूल अधिकार है सांविधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंदर बताया गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए क्या क्या इन्फोर्समेंट किए जा सकते हैं, क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, यह क्या बताता है इस भाग द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका सशस्त्र बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति, यानी कि संसद को पावर होगा कि किस किस मतलब फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेशन होंगे या नहीं होंगे, यानी इस भाग द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका सशस्त्र बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 ये क्या कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। सांविधिक उपचारों का अधिकार, इसके अंदर अगला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 35 के अंदर। ये क्या कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जो विधान है वो इसके अंदर बताए गए हैं। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 जो है वो बताता है कि परिभाषा, किसकी परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा। और ये राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है वो। अनुच्छेद जो 37 है वो क्या बताता है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि कोई भी इनको प्रवर्त कराने के लिए न्यायालय के दरवाजे को नहीं खटखटा सकता है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति के जो तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि क्या है, पहला क्या है, स्त्री पुरुष अगर समान आजीविका के साधनों का उपयोग करेंगे, स्त्री पुरुष के लिए समान आजीविका के साधनों का उपयोग करेंगे। और जो भौतिक संसाधन है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। जो 39 ख है उसमें बताया गया है कि जो भौतिक संसाधन है उनके ऊपर जो स्वामित्व और नियंत्रण जो होगा वो सामूहिक हित को सर्वोपरि रखते हुए किया जाना चाहिए। अगला है 39 ग, यानी धन का जो अहितकारी संकेंद्रण है, कलेक्शन है, वो नहीं होना चाहिए। और 39 ग बृग जो है वो है पुरुष स्त्री जो है उन दोनों के क्या है, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान मिलेगा। ड ये है 39 फिफ्थ जो है इसमें ये बताया गया कि जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो उनके स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाएगा। और जो बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगला जो नीति निर्देशक तत्व है 39 के अंदर है 39F,
बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण प्रदान करना ताकि उनके स्वास्थ्य का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके उनका। अब इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 39A। इसमें क्या बताया गया है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता वंचित वर्गों के लिए। और राज्य ये निश्चित करेगा कि और ऐसी व्यवस्था करेगा कि उस सभी को समान न्याय मिल सके और निशुल्क विधिक सहायता की का उपबंध करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 40, जो क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी का सपना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद है अनुच्छेद 41। इसमें क्या दिखाया बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब कौन कौन को ये लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो जैसे कोई कमज़ोर है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, या फिर कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को, या फिर कोई निशक्तता है, और या फिर उस ऐसे व्यक्तियों को जो कि अभाव में जी रहा है, अभाव की दशाओं में जी रहा है, उनको इस लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अगला जो निदेशक तत्व है उसका बताया गया है अनुच्छेद 42 के अंदर। क्या बताया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 क्या बताता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में। इसके अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 43 का जोड़ा गया। उसमें क्या बताया गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योग के मैनेजमेंट के अंदर जो के कर्मचारी हैं वो उसमें भाग लेंगे। उसके बाद हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके माध्यम से इसके अंदर 43 ख जोड़ा गया और बताया गया कि जो सहकारी समितियां हैं उनका उन्नयन होगा, सहकारी समितियों का उन्नयन। अगला नीति निदेशक तत्व है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसके बाद अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 क्या बताता है कि प्रारंभिक जो शेषावस्था की देखरेख, प्रारंभिक शेषावस्था है उसकी देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करता है। प्रारंभिक शेषावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। अब आर्टिकल 46 क्या बताता है, आर्टिकल 46 बताता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी SC ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। SC ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि कौन करेगा? राज्य करेगा। अब आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बताता है, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में इसका सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48। अब 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन, इसमें क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से सुसंगत करने का प्रयास करेगा। अगला जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वो है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बताता है, ये बताता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। अब है अनुच्छेद 49। ये क्या बताता है, अनुच्छेद 49 बताता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
अब इसके बाद है आर्टिकल 50। इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब है अगला आर्टिकल है 51, अनुच्छेद 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि,